अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 1 करेंगे, स्ट्राइविंग फॉर पीस, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओरिगेमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ओरिगेमी एक पुराना तरीका है जिसमें एक पुराना जापानीज़ तरीका है जिसमें पेपर को फोल्ड किया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो चाइना में हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता हुआ 6th सेंचुरी में जापान तक फैल गया था और वहाँ पर इसका इस्तेमाल होने लगा था। इसके बाद ये जापानीज़ कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। अब जब भी वहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं तो ब्राइड और ग्रूम के लिए जो है, यानी जो दूल्हा और दुल्हन के लिए जो है वो क्या बनाई जाती हैं, बटरफ्लाइज बनाई जाती हैं पेपर्स के ज़रिए। और ये एक एग्जाम्पल है ओरिगेमी फिगर्स की। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सेंचुरीज हो गई, अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, सेंचुरीज गुजर गई हैं, लेकिन अब भी इसका इस्तेमाल जापान के ट्रेडिशंस में होता है। ओरिगेमिस्ट जो है वो अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स के साथ भी, जिसमें फिल्म ट्रांसपेरेंसी भी शामिल है, ठीक है। और नई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक सिंगल शीट के ज़रिए ही। शाफिर जो कि एक कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न अमेरिकन ओरिगेमिस्ट हैं, वो एक मॉडल तैयार किया उन्होंने जिसका नाम स्टार ट्रेक स्पेसशिप एंटरप्राइज है, जिसमें 72 डायग्राम्स के ज़रिए उन्होंने इसको बनाया था, इस प्रोजेक्ट को बनाया था। और इसमें जो है 11 पेजेस हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि किस तरह से बनाया गया है। और उसे बनाने में उसे तकरीबन, या कोई भी उसे बनाएगा तो उसे 1 हफ़्ता लग सकता है। लेकिन सारे ओरिगेमिस्ट को एक रूल फॉलो करना होता है जब भी वो पेपर फोल्ड कर रहे होते हैं, तो ना ही वो ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और ना ही वो किसी सीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग फोल्डिंग। क्रेन्स क्या है? क्रेन्स जो है एक खूबसूरत बर्ड है जिसकी लंबी टांगें होती हैं और लंबी गर्दन होती है, और ये आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आएगी, ख़ास करके जहाँ पर वाटर सोर्सेज ज़्यादा हैं, पानी के ज़राए ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको ये नज़र आएंगी। जापान जो क्योंकि एक आइलैंड है, क्योंकि उसके एक आइलैंड कहते हैं ऐसी जगह को जिसके चारों तरफ पानी हो, तो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जापान जिसके चारों तरफ पानी है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा क्रेन्स आपको नज़र आएंगी। और इसीलिए जो ये जापानीज़ आर्ट और जो है कल्चर में इनके ऊपर बात होती है, इनके बारे में कहावतें भी मशहूर हैं। अब हम पढ़ेंगे द पेपर क्रेन्स ऑफ पीस के बारे में, यानी पेपर से क्रेन्स तैयार की जा रही थी ताकि अमन कायम हो सके। ये जापानीज़ कहावत है कि जो कोई भी 1000 ओरिगेमी क्रेन्स बनाएगा तो उसकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। ये कहावत ने एक नया मोड़ लिया और एक इफेक्टेड रोल प्ले किया 1955 में। प्रेग्नेंट कहते हैं इफेक्टेड, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंस किस तरह से मिली? जब डेथ हो जाती है एक 12 साल लड़की की जापान में, तब ये कहावत बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात होती है। सादोका सासाकी जो है वो 1943 में पैदा हुई थी। रेचल रेडफोर्ड इसके बारे में बता रही हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1945 में, और तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फैसला किया था कि वो एक नया बॉम्ब जो कि टेस्ट भी नहीं किया हुआ था वो जापान पे गिराएगी ताकि जापान उसके आगे क्या कर दे, सरेंडर कर दे। जब वर्ल्ड वॉर 2 1945 का एंडिंग टाइम चल रहा था, ये उस दौरान हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को एक बॉम्ब जिसका नाम B-29 रखा गया था वो फेंका गया था हिरोशिमा पे। और हिरोशिमा क्या है? एक सिटी है, एक शहर है जापान का, ठीक है। और वहाँ पे पहले भी बॉम्बिंग होती रही थी, नॉर्मल बॉम्बिंग हो रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। कन्वेंशनल बोलते हैं, रेगुलर बॉम्बिंग वहाँ पे हो रही थी, यानी छोटे छोटे बॉम्ब्स तो फेंके ही जा रहे थे। तो ये बड़ा सा एटॉमिक बम जो है वो फेंका गया था सुबह के वक्त 8:15 AM पे, जो सिटी के बिल्कुल सेंटर से ऊपर से फेंका गया था। 580 मीटर्स ऊपर से फेंका गया था। जब ये फेंका गया था तो 10,000 लोगों की मौत फ़ौरन से हो गई थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जिस तरह साल गुजरते रहे तो ये तादाद बढ़ के 1,80,000 से लेके 2 लाख तक हो गई थी। और लेकिन ये कहना है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स, जो बॉम्ब के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, लोगों की जो है वो क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। और उसके ज़ेरे असर वो थे, यानी उनको कोई ना कोई बीमारी हो रही थी जो वहाँ पे लोग थे। ये बहुत ख़तरनाक बॉम्ब था एक्चुअली। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है। उनमें से एक विक्टिम जो थी जिसको इसका बॉम्बिंग का असर हुआ था वो सादोका सासाकी थी। वो हालांकि हेल्दी चाइल्ड थी, सेहतमंद बच्ची थी, एथलीट थी, यानी वो स्पोर्ट्स पर्सन थी। और जो है वो एक दिन जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी, रेस में प्रैक्टिस कर रही थी अपनी बड़ी रेस के लिए, तो उसको चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि उसे एक ब्लड कैंसर है जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। और ये जो उसको बीमारी हुई थी, कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर, वो एटॉमिक बॉम्ब की आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से हुआ था, उसकी कंटेमिनेशन की वजह से हुआ था, उसकी डर्टीनेस की वजह से हुआ था,
जब वो 2 साल की थी तब से उसे ये बीमारी थी, उसे ये बात पता नहीं थी। ठीक है, जब उसे चक्कर आता है, जब वो टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसे ये बीमारी है। अच्छा, नाउ डेज मैनी काइंड ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया आर क्यूरेबल। अब तो जो है इस तरह की जो ब्लड कैंसर है जो ल्यूकीमिया बच्चों को होता है उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन 1950s में ये मुमकिन नहीं था। तो इसको एटॉमिक बॉम्ब डिजीज़ का नाम दिया गया था, और ये जो है जिसकी वजह से मौत फ़ौरन वाक़ हो जाती है। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है, सदोका जो है वो बहुत ही बहादुर बच्ची थी। इसके अलावा वो रिकवर होना चाहती थी और दोबारा रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। इसकी दोस्त ने उसे बताया था कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप 1000 पेपर क्रेन्स बना लोगी तो जो तुमने विश मांगी है वो पूरी हो सकती है। सौदागर ने विश की कि उसकी ज़िंदगी लंबी हो, और वो चाहती थी कि वो जल्दी से ये सब कुछ फोल्ड कर ले ताकि उसकी विश पूरी हो जाए। ठीक है, तो वो हर स्क्रैप पेपर को पकड़ के उससे भी क्रेन्स बना रही थी। उसकी दोस्त जो उसके साथ हॉस्पिटल में थी वो मर चुकी थी, और लेकिन वो फिर भी फोल्डिंग कर रही थी लेकिन अब उसकी विश जो है वो उसने चेंज कर ली थी। उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो दुआ है वो तब्दील हो गई थी। अब वो दुआ कर रही थी कि ये जो एट्रोसिटी यानी कहते हैं ईस्टर्न क्रूल बॉम्बारिंग है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, दोबारा ना हो, ताकि लोगों की मौत वाक़ई ना हो। और वो चाहती थी कि जंग के दौरान कोई भी बॉम्बारिंग नहीं हो और अमन कायम हो हर जगह, ना कोई बच्चा और ना ही कोई बड़ा इस बॉम्बारिंग के ज़ेर असर है, यानी इसका असर किसी पर भी बुरे तरीके से पड़े और उसकी डेथ उस तरीके से बीमारी में या इंस्टेंटली। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है, सदोका ने मैनेज कर लिए थे, यानी वो जब तक ज़िंदा थी उसने 644 क्रेन्स को तैयार कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रही और उसकी डेथ हो जाती है 25 अक्टूबर 1955 को। उसकी क्लासमेट्स और फैमिली जो है बाकी बची हुई क्रेन्स जो फोल्डिंग उसने नहीं की थी, यानी टोटल उसे 1000 करनी थी, तो उसमें से 356 बच गई थी। ये फोल्डिंग उन्होंने कर ली थी और वो फिर उन्होंने उसके साथ उसे दफना दिया था। लेकिन इसकी बहादुरी और उम्मीद की वजह से लोग उसे याद रखे हुए थे कि किस तरह उसने पेपर फोल्ड किए थे। इसके दोस्त जो है वो डिटरमेंट थे कि उसे याद रखा जाना चाहिए और इसकी विश को पूरा होना चाहिए, यानी इस दुनिया से बॉम्बिंग जो है एटॉमिक बॉम्ब के सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। तो जो जवान बच्चे हैं पूरे जापान से वो पैसे जमा करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें सदोका की ऐसी यादगार बनाना चाहते हैं कि उसे भूला ना जा सके। 1958 में एक स्टैचू तैयार किया जाता है सदोका का, जिसमें उसके हाथों में, यानी उसका स्टैचू ऐसे बनाया जाता है कि उसके हाथ में जो है उसने पकड़ा हुआ होता है गोल्डन क्रेन। ठीक है, और इसे अनकवर किया गया था, उसे कहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, हिरोशिमा पीस पार्क में ये स्टैचू लगाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे विश बच्चों की क्या थी इस प्रोजेक्ट की, वो उन्होंने इस स्टैचू के नीचे लिखा था, उन्होंने इंस्क्राइब मतलब उन्होंने क्या लिखा था, उसको आप पढ़ सकते हो, दिस इज़ आवर क्राई, यानी ये हमारी आवाज़ है। यहाँ पे क्राई का मतलब क्या है, आवाज़। दिस इज़ आवर प्रेयर, ये हमारी दुआ है कि अमन कायम हो इस दुनिया में। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है, आज ओरिगामी क्रेन्स बनाना एक सिंबल है अमन का इस दुनिया के लिए। लोग पूरी जापान से और जो इस दुनिया में है वो पेपर क्रेन्स को फोल्ड करते हैं और उसे सादाकी के स्टैचू जो कि हिरोशिमा में मौजूद है वहाँ भिजवाते हैं, और पूरी जो रोड के दूसरी तरफ है जहाँ ये स्टैचू है वहाँ पर अमन की जो है वो शमा जलाई जाती हैं, और ये तभी बुझेंगी जब ये सारी दुनिया से वेपन्स जो है एटॉमिक बॉम्ब जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज भी ये आग जल रही है क्योंकि बॉम्बारिंग तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं पर हो ही रही है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।